हेलो स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे थे चैप्टर सेकंड, ठीक है, संबंध एवं फलन में एक्सरसाइज हमारी सेकंड वाली एक्सरसाइज चल रही थी जिसमें हम संबंध पढ़ रहे थे। तो बच्चों, संबंध में हमने समझ लिया था कि संबंध किसे कहते हैं, ठीक है ना। संबंध के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं, ठीक है, और सह प्रांत किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। और इसके अलावा हमने क्या किया था, हमने ये भी किया था कि उदाहरण एक कर लिया था, उदाहरण 7, उससे भी हमने इसको समझ लिया था कि इसको किस तरीके से रोस्टर रूप में लिखते हैं, किस तरीके से तीर आरेख में लिखते हैं, और किस तरीके से समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं, और कैसे हम इसके प्रांत, परिसर और सह प्रांत निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम इसके 2 एग्जाम्पल्स और छूटे हुए थे, हम उनको भी करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो उनको भी हम देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहले करेंगे उदाहरण 8, तो उससे और हमें अच्छे से ये जो संबंध है वो समझ में आएगा। तो बच्चों ये देखो उदाहरण 8 ही है। पहले समझ लो कि उदाहरण 8 है क्या, क्या पूछा हुआ है। ठीक है, नीचे आकृति में, इसका मतलब ये हुआ बच्चों की जो आकृति है ना, ये क्वेश्चन में ही दे रखी है। ठीक है, ये हमने खुद नहीं बनाई है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में दे रखी है, क्वेश्चन से ही उतारी है। ठीक है, खुद से नहीं बना रही, खुद सॉल्यूशन नहीं किया हमने। ये सारा यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन है। ठीक है, तो उन्होंने कहा नीचे जो आकृति दी गई है उसमें समुच्चय P और Q के बीच में एक संबंध दर्शाया गया। तो उन्होंने एक P समुच्चय और एक Q समुच्चय है, उनके बीच में जो संबंध है वो तीर आरेख द्वारा दर्शाया गया है। ठीक है, तो इस संबंध को किस में लिखिए, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, सेकेंड है रोस्टर रूप में लिखिए, और दूसरा कि इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। तो तुम्हें अगर याद हो तो इससे ठीक पहले वाला जो एग्जाम्पल था उसमें समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा था क्वेश्चन, और फिर पूछा गया था कि रोस्टर में लिखो, ठीक है, और तीर आरेख में लिखो। इस बार तीर आरेख में दे दिया है और कहा गया है कि समुच्चय निर्माण में भी लिखो, रोस्टर में भी लिखो, और इसके प्रांत और परिसर लिखो। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सबसे आसान चीज़ जो इसमें लिखना है बच्चों वो है इसका रोस्टर रूप में लिखना, बहुत आसान है इसको, और प्रांत और परिसर निकालना भी बहुत आसान है। लेकिन मेन चीज़ जो है इसको हमें निकालना जो है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखें वो हमारे लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसको हमें देखना होता है। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूँ कैसे रोस्टर रूप और ये प्रांत और परिसर कैसे आसान है। देखो उदाहरण 8 हो गया, सॉरी, इसका हल हो गया। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसमें कि चलो रोस्टर रूप और प्रांत और परिसर बाद में कर लेंगे, पहले समुच्चय निर्माण रूप ही देख लेते हैं। बच्चों समुच्चय निर्माण जैसे जैसे दे रखा है, सबसे पहले समुच्चय निर्माण है तो हम उसी को देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों समुच्चय निर्माण रूप का मतलब क्या था। समुच्चय निर्माण रूप में अगर हम इसको लिखते थे, इस रिलेशन को हम डिनोट करते थे बच्चों किससे, आर से ना। आर का मतलब होता है संबंध, मतलब रिलेशन। तो आर इक्वल टू, तो क्या लिखते थे, थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद होगा, लर्न होगा, क्या बोला था मैंने, किस तरीके से लिखा जाता है इसको। तो इसको कुछ बच्चों समुच्चय निर्माण रूप में ऐसे लिखा जाता था, खाली एक्स नहीं लिखते थे बल्कि क्या लिखते थे, एक्स कॉमा वाई, हमेशा ऐसे लिखा जाता है रिलेशन को, एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स का रिलेशन है वाई के साथ है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पे उस रिलेशन को लिखा जाता है कि एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे तुमने पिछला क्वेश्चन था उसमें कुछ इस टाइप इक्वेशन टाइप की थी ना, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 या वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1, ऐसा कुछ था। तो वाई और एक्स में संबंध दे रखा था ना। तो इस बार हमें क्या करना, वो एक्स और वाई के बीच का जो संबंध है ना बच्चों, वो हमें खुद से ज्ञात करना है। ठीक है ना, वो हमें इस आरेख को देखना है, खुद से बताना है कि एक्स और वाई के बीच में क्या संबंध हो रहा होगा। तो ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन होता है बच्चों, जब हम इसमें समुच्चय निर्माण रूप में बदलने की कोशिश करते हैं उसके लिए हमें थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है। तो अब तुम्हें दिमाग के लड़ाना, यहाँ पे एरो देख के तुम्हें पता लगाना है कि इधर एक्स का, अच्छा पहले ये बता दो कि एक्स कौन सा वाला होता है। ये वाले एक्स होते हैं ना, तुम रफली इसको लिख सकते हो कि ये एक्स, स्मॉल एक्स ये है, ठीक है ना, और ये वाले क्या है, वाई है। ये मैंने रफली लिखा है केवल ये देखने के लिए कि एक्स का वाई के साथ क्या संबंध है। इधर वाला एक्स है और इधर वाला वाई है। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो कैसे है संबंध, ये है 9, ठीक है ना, 9 में का एरो लगा है 3 पे, ठीक है ना, इसी 9 का एरो किस पे लगा हुआ, -3 पे, ध्यान से देखो। ठीक है, देख लिया 9 का किस पे लगा है, 3 और -3 पे। नेक्स्ट है 4 का एरो किस पे लगा है, 2 पे, और 4 का एरो किस पे लगा है, -2 पे। ये भी देख लिया, 9 का लगा था 3 और -3 पे, 4 का लगा है 2 और -2 पे, और 25 का किस पे लगा हुआ बच्चों, 5 पे और -5 पे। ठीक है, तो कुछ संबंध नज़र आया तुम्हें। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ तो अगर खुद से इसमें अगर संबंध निकाल सकते हो, ठीक है, तो पहले खुद से सोचो। ठीक है,
ठीक है, सोच लिया। अगर नहीं आया समझ में तो देखो क्या संबंध होगा। संबंध बच्चों ये हो रहा है कि ये जो 9 है, मतलब जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली संख्या का वर्ग करके आ रही है। देखो 3 का वर्ग कितना होता है 9, और -3 का वर्ग भी कितना होता है 9। ऐसे ही 4 पे किस किस पे एरो लगे हुए हैं, 2 और -2 पे ना। तो 2 का वर्ग कितना हुआ 4, और -2 का वर्ग कितना हुआ 4। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 25 पे किसका एरो लग रखा है 5 और -5, तो 5 का वर्ग कितना होता है 25, और -5 का वर्ग भी कितना होता है 25। तो क्या पता चला तुम्हें ये पता चला कि इधर वाले का वर्ग करके इधर वाला आ रहा है। मतलब ये वाली संख्या इधर वाली संख्या का वर्ग है। और इधर वाली संख्या को क्या मान रहे थे हम बच्चों, x ना। इधर वाली x है ना, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे x क्या है y का वर्ग है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, x y का वर्ग है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे साथ में ये भी लिख देना कि x बिलोंग्स टू p, मतलब पहला वाला p का है ना, x बिलोंग्स टू p और y बिलोंग्स टू q। मतलब ये दूसरा वाला जो है वो किसको बिलोंग करता है q को। ठीक है ना, x जो है वो y p के और y क्या है q के। तो ये समझ में आया। या इसको थोड़ा सा, ये तो हमने एक सिंपल ऐसे लैंग्वेज लिख दी ना कि x मतलब पहला वाला जो है वो y का वर्ग है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम और गणितीय रूप से लिखना चाहें तो, और या हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, या r बराबर, ठीक है, बुक में तुम्हारे इस तरीके से दे रखा, लेकिन मैं तुम्हें थोड़ा सा और बता रहा हूँ कि अगर तुम इसको और अच्छे से थोड़ा गणितीय रूप में इक्वेशन के रूप में भी तो लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो इक्वेशन के रूप में क्या लिख सकते हो बच्चों, ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स वाई का वर्ग है, ये लिखने की ज़रूरत है। इससे अच्छा ये लिख दो, एक्स बराबर क्या वाई का स्क्वायर। ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स बराबर क्या वाई का वर्ग करके हमें मिल रहा है। मतलब एक्स बराबर अगर यहाँ पर तुम लिखो 9, तो वाई बराबर कितना -3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9। ठीक है, तो एक्स बराबर वाई स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। ये भी एक तरीके का रिलेशन हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये भी हम लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये तो लिखना ही है, एक्स बिलोंग्स टू पी, वाई बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कैसे भी लिखो, कुल मिला के तुम्हें संबंध बता देना कि पहला वाला क्या है, पहला वाला दूसरे वाले का वर्ग है। पहले वाले को हम एक्स बोलते हैं, दूसरे वाले को वाई बोलते हैं। इसका मतलब है एक्स क्या है वाई का वर्ग है। तो ये बहुत अच्छे से मेन चीज़ बच्चों, ये वाला अगर ये दे रखा हो, रोस्टर फॉर्म दे रखा हो या तीर आरेख दे रखा, ये तीर आरेख है, रोस्टर फॉर्म दिया, तो इसमें कन्वर्ट करना थोड़ा सा तुम्हें दिमाग लड़ाना पड़ता है। ठीक है, बाकी रोस्टर फॉर्म जैसा कि मैंने बताया था, रोस्टर फॉर्म और प्रांत परिसर निकालना तो बड़ा आसान है। ठीक है ना, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं बच्चों, अब सेकेंड। ठीक है, तो इसमें बच्चों देखते हैं हम रोस्टर रूप में, तो रोस्टर रूप में लिखते हैं अब इसको अब हम। ठीक है, ये था, ये कौन सा रूप था, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है ना, नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं रोस्टर रूप। ठीक है, रोस्टर रूप में हम लिखेंगे आर रिलेशन को। तो बच्चों रोस्टर रूप तो बड़ा आसान होता है। ठीक है, रोस्टर रूप में कैसे लिखते हैं, क्रमित युग्म के रूप में लिखते हैं ना। तो रोस्टर रूप में तो बहुत इजीली हम लिख सकते हैं। कैसे, देखो 9 का किसके साथ है 3 के साथ, और 9 का किसके साथ है -3 के साथ। तो 9 का 3 के साथ है ना रिलेशन, तो हम कैसे लिखेंगे, एक लिख लेंगे इसको, यहाँ पे लिख लेंगे 9,3, यानी कि 9 का 3 के साथ है रिलेशन। फिर 9 का किसके साथ है -3 के साथ भी है, तो 9, -3 सिंपल है। फिर नेक्स्ट 4 का -2, 4 का 2 के साथ है, 4 का -2 के साथ भी है, तो 4 और 2, 4 और -2। देखो सिंपल है, रोस्टर तो बहुत आसान है। 25 का 5 के साथ, मतलब अगर तीर आरेख दे रखा हो तो तब रोस्टर रूप थोड़ा सा ज़्यादा आसान है। ठीक है, अगर तीर आरेख दे रखा हो तो। नेक्स्ट क्या था 25 का बच्चों क्या हो जाएगा 5 के साथ है, और 25 का किसके साथ है -5 के साथ है। तो इस तरीके से ये इजीली हमने रोस्टर रूप में इसको लिख दिया, कोई हमें दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद बच्चों क्या पूछा हुआ है, इसके प्रांत और परिसर क्या है। तो प्रांत और परिसर में भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो प्रांत बच्चों क्या होता है, क्या बताया था मैंने, प्रांत वो होता है पहले वाले समुच्चय के वे अवयव जिनमें एरो लगा रहता है। तो इसमें देखो पहले 9 पे एरो लगा है, 4 पे भी लगा है, 25 पे भी, मतलब सब पे एरो लगा हुआ है। तो इसका प्रांत कितना हो जाएगा 9, 4 और 25, ये इसका प्रांत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और नेक्स्ट हम देखेंगे, तो अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसका क्या है परिसर। तो परिसर क्या बताया था मैंने, परिसर मैंने बोला था कि जो Q के वे अवयव जिन पे टिक लगा होगा। ठीक है ना, तो
हम वो देख लेंगे। तो किस किस पे टिक लगा बच्चों? 5 पे, 3 पे, 2 पे, -2, -3 और -5 पे। एक पे नहीं लगा हुआ, तो एक परिसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये सारे नंबर लिख लेंगे। तो बच्चों परिसर हो जाएगा इसका, परिसर इक्वल टू, अब हम लिख लेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख लो ये 5। देखो इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है। एक ये मैंने पहले भी बताया था। क्या? एक तो ये है कि हम यहाँ से देख के लिख सकें। एक ये भी, अगर आप रोस्टर रूप में लिखा हुआ तो रोस्टर के जो पहले वाले अवयव होते हैं वो प्रांत होते हैं। जैसे 9, ठीक है ना, 9, 4 और दूसरा 25, ये पहला वाला है। जो बाद वाले अवयव होते हैं वो परिसर होते हैं। तो हम यहाँ से देख के भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ से देख के भी लिख सकते हैं बच्चों। होंगे तो वहाँ से भी देखेंगे वही होंगे, यहाँ से देखेंगे तो भी वही होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर यहीं से देख लेते हैं, इजीली हमें दिख रहे हैं, तो हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं। 3, -3, 2, -2। और वैसे भी तुम्हें पता है क्रम का कोई ज़्यादा महत्व इसमें होता नहीं है। तो अगर तुम सोचो कि ये किस तरीके से लिखे हुए हैं, थोड़ा सा क्रम सही नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं। क्रम का महत्व समुच्चय लिखने में बिल्कुल नहीं होता। अगर हम यहाँ से उतारते तब हम ऐसे लिखते 5, 3, 2, -2, -3, -5। ठीक है, तो क्रम बदल जाता है, लेकिन होते तो यही अवयव ना। तो जैसे तुम्हारी मर्जी वैसे तुम इसको लिख सकते हो, लेकिन सारे अवयव लिखने जरूरी होते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों जरा हम एक नई चीज़ नोट कर लेंगे। ठीक है ना, क्या किसी समुच्चय A से समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या A क्रॉस B के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है? पहले से समझ लो क्या बोलना क्या चाहते हैं। ठीक है, बोलना इसमें ये चाहते हैं कि अगर मान लो किसी समुच्चय A से और समुच्चय B में संबंधों की कुल संख्या कितनी होती होगी, ये कहना चाहते हैं। ठीक है ना, A से मतलब कुल कितने संबंध बन सकते हैं। ठीक है, कुल कितने बन सकते हैं। तो मैंने तुम्हें बताया क्या था बच्चों, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि ए से बी में जो समुच्चय होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं। ए से बी में जो संबंध होते हैं वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं, वो करते हैं कि ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों पर। यही तो बताया था मैंने तुम्हें जो डेफिनेशन बताई थी संबंध की, वो क्या बताई थी, यही तो बताई थी संबंध की, कि संबंध क्या होता है। संबंध ए क्रॉस बी का क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का एक उप समुच्चय होता है, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय। इसका मतलब है, अब यहाँ पे संभव लिखा है ना, संभव। ठीक है ना, तो उसके ये लिखा है कि किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या, मतलब कुल संख्या, टोटल कितने समुच्चय, इसमें कितने संबंध बन सकते हैं, कितने संभव संबंध हो सकते हैं। तो बच्चों कुल संख्या, ठीक है, टोटल जो संबंध बन सकते हैं वो उतने ही तो होंगे जितने उसके उप समुच्चय होंगे। तो वही बात यहाँ पे लिख रखी है। तो ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, तो फिर से समझ लो, क्या ए से बी पूछा गया कि ए से और बी में टोटल कितने संबंध बन सकते हैं। ए से और बी में टोटल कितने संबंध बन सकते हैं, लेकिन अब संबंध होते हैं वो ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होते हैं। तो जितने ए क्रॉस बी के उप समुच्चय होंगे उतने ही संबंध होंगे। तो अगर हम ए क्रॉस बी है जो, उसके उप समुच्चयों की संख्या निकाल लें तो हम बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसको समझ लो, किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, अब देखते हैं जरा। अब बच्चों, अब मान लिया कोई समुच्चय, हम ए से और बी में हम क्या निकालना चाहते हैं, रिलेशन निकालना चाहते हैं। ठीक है, ए से पहला समुच्चय ए है, दूसरा समुच्चय बी है। तो माना यदि ए में अवयवों की संख्या p है, Na बराबर p, और b में अवयवों की संख्या कितनी है, q है। ठीक है, पहले वाले में अवयवों की संख्या p है, दूसरे वाले में अवयवों की संख्या q है। तो a क्रॉस b में अवयवों की संख्या कितनी होगी, p इंटू क्यू। ये हमने पहली वाली एक्सरसाइज में सीखा था ना, पिछली वाली एक्सरसाइज में कैसा होता है। ठीक है, याद आ रहा होगा तुमको कि अगर एक में मान लो 3 होते थे, एक में 2 होते थे, तो उनके जो कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या 3 दूनी 6 होती थी। तो सेम वही है, अगर ए में अवयवों की संख्या p है, बी में अवयवों की संख्या q है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, पी क्यू होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया, p इंटू क्यू होगी। अब संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या मैंने क्या बताया, संबंधों की जो कुल संख्या होगी वो किसके बराबर होती है, ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। ठीक है ना, बल्कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी, ये होगी ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या। ये
ये लिख देता हूँ। तो संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या। तो बच्चों अब हम सीधा चले जाएंगे पहले चैप्टर में, जहाँ पे मैंने बताया था कि अगर किसी समुच्चय में हमें पता है कि पी अवयव होते हैं तो उसमें टोटल कितने उपसमुच्चय होते हैं। तो बताया था कि अगर किसी समुच्चय में पी अवयव होते हैं तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है। उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की घात पी होती है। तो इसको पहला वाला चैप्टर है, अगर तुमने याद होगा तुम्हें तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक और बार देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा था वहाँ पे कि अगर मान लो जैसे ए है कोई, ठीक है ना, उसमें है 1 और 3, ठीक है ना, ये लिखा है, ठीक है ना। तो इसमें कितने अवयव हैं बच्चों, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है। तो अगर हम बोलें कि इसके उपसमुच्चय कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं, तो उपसमुच्चयों की संख्या जो होती थी, उपसमुच्चयों की संख्या वो होती थी 2 की घात, और जो ये 2 है 2 की घात यहाँ पे लिख देंगे 2 की घात 2, ठीक है। ये 2 ये वाला है 2 की घात 2, ठीक है। या चलो मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो मैं 1 3 4 लिख देता हूँ। तो एन ए बराबर 3 है। अब मैं लिख देता हूँ 2 की घात कितना हो जाएगा 3, ठीक है। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी ना। तो कोई अगर समुच्चय दिया होता तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या निकालने के लिए 2 की घात और वो कर लेते थे हम। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पे भी हमें किसके उपसमुच्चय चाहिए, हमें ए क्रॉस बी के चाहिए ना। सबसे पहले था ए के, इसमें बच्चों हमने 2 चीज़ें लगाई हैं। एक हमने जो पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा, एक हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा। पिछली एक्सरसाइज में हमने ये पढ़ा कि अगर ए में समुच्चयों की संख्या, ए में अवयवों की संख्या अगर पी है, ठीक है ना, बी में अवयवों की संख्या अगर कितनी है क्यू है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होती है पी क्यू। ये हमने पिछले चैप्टर का कर लिया। अब हमें ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या पता चल गई ना, लेकिन हमें अब ये नहीं बताना कि ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी है। अब हमें ये बताना है कि ए क्रॉस बी के कुल कितने उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो सकती है। तो ए क्रॉस बी के कुल उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो सकती है, वो हमने पिछले उसमें फॉर्मूला पढ़ा था पिछले चैप्टर में, वो पढ़ा था 2 की घात और जिसके भी हम उपसमुच्चय निकालना चाह रहे हैं वो अवयव यहाँ पे आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2 की घात पी इंटू क्यू। इस तरीके से ये बच्चों आ जाएगा। तो ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय की संख्या इतनी होती है। तो और ये हम अभी हमने पढ़ा कि संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के उपसमुच्चयों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं और बाकी इसको लर्न भी तुम कर सकते हो। लर्न करने के लिए इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना, ठीक है। तो संबंधों की अगर तुम्हें अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फार्मूला लर्न करना चाहते हो, ठीक है ना, तो फार्मूला लर्न करने के लिए तुम्हें केवल ये याद कर लेना कि अगर ए से और बी में तुम्हें अवयवों की टोटल संबंधों की संख्या निकालनी है तो सीधा ये फार्मूला लगा सकते हो। 2 की घात ए में अवयवों की संख्या गुणा बी में अवयवों की संख्या। पी क्या है, ए में अवयवों की संख्या, और क्यू क्या है, बी में अवयवों की संख्या। तो डायरेक्ट फार्मूला भी तुम लगा सकते हो, ठीक है। और बाकी इस तरीके से करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। अब हम इसका लास्ट उदाहरण देखेंगे जो इसी पे बेस है बच्चों, उदाहरण 9, ठीक है। तो माना ए बराबर दे रखा है 1 2, ठीक है ना, बी बराबर दे रखा है 3 4। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये उस जो अभी मैंने बताया था उस पर ये है, ठीक है। तो ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना, तो ए से बी में संबंधों की संख्या। तुम अगर ये डायरेक्ट ये फार्मूला लगाना चाहते हो बच्चों तो डायरेक्ट फार्मूले के में तो तुम सीधा देख सकते हो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, बी में अवयवों की संख्या कितनी है। तो ए में अवयवों की संख्या पी हो जाएगा, बी में अवयवों की संख्या एक तरीके से क्यू हो गया। तो तुम्हारा आंसर कितना हो जाएगा, ए से बी में संबंधों की संख्या 2 की घात, ठीक है ना, 2 इंटू 2 पी इंटू क्यू, ठीक है। तो इसका हल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एन ए कितना हो जाएगा, ए में अवयवों की संख्या कितनी है 2 है, ठीक है ना। एन बी में अवयवों की संख्या कितनी है, लेकिन हम प्रॉपर इस तरीके से निकालते हैं जो ये हमने यहाँ पे किया था, ठीक है ना। ऐसे ही मैं निकालता हूँ 2, ठीक है। अब ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, ये हमने पिछली उसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ए में अवयवों की संख्या 2 है, बी में भी 2 है, तो ए क्रॉस बी में कितनी हो जाएगी 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। अब जो हमने अभी फार्मूला पढ़ा तो कुल संबंधों की संख्या, ठीक है, संबंध ए से बी में कुल संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 की घात और जो ये चीज़ आएगी, ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे 2 की घात 4, ठीक है। ए में अवयवों की
करने का तरीका इसको देख लो क्या है। फिर से ए में अवयवों की संख्या लिख देना, बी में अवयवों की संख्या लिख देना, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या लिख देना, और जो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या अब आई, ठीक है ना, 2 की घात उतना कर देना, तो तुम्हें कुल संबंधों की संख्या मिल जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो इसका आंसर 16 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके उदाहरण तो बच्चों हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद अब क्या बचा है, इसकी एक्सरसाइज के मैंने 2 क्वेश्चन तो दिए थे, तो कुछ क्वेश्चंस और हम देखेंगे। इसमें एक टिप्पणी और लिखी है जो कि मैंने तुम्हें बताया था, ये नोट भी, ठीक है ना। ये नोट है कि ए से ए के संबंध को, ए से ए के संबंध को ए पर संबंध, ठीक है ना, भी कहते हैं, ठीक है। तो ये नोट मैंने तुम्हें, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बता दी थी। कभी कभी एक वही समुच्चय पहला रहता है, दूसरा भी वही रहता है, तब वो ऐसे नहीं लिखते ए से ए में, वो ऐसे भी लिख देते हैं ए पर संबंध। तो ए पर संबंध अगर ये लैंग्वेज कभी भी आती है कि ए पर, इसका मतलब होता है ए से और ए में ही, ठीक है। ए पर संबंध लिखा मतलब ए से ए में ही लिखा। तो हमने 2 क्वेश्चन बच्चों किए थे। आगे थोड़ा सा हम इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्नावली 2/2 का। 2 क्वेश्चन तो मैंने दिए थे घर से करने के लिए। देखो प्रश्न नंबर जो 3 है बच्चों, ये भी क्या है, उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे मैंने घर से करने के लिए दिए थे, ठीक है। क्या, जिसमें एक समुच्चय ए दे रखा है, एक समुच्चय बी दे रखा है, और ए से बी में एक संबंध है जिसको कौन से रूप में दे रखा है। देखो कौन सा रूप है ये है समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना, समुच्चय निर्माण रूप है ये, ठीक है। द्वारा परिभाषित कीजिए। और आर को रोस्टर रूप में हमने खुद लिखना है, ठीक है। और तीर आरेख में भी तुम खुद से लिखना चाहते हो तो तीर आरेख से भी तुम लिख सकते हो। देखो कभी कभी हम ये भी होता है कि हम अगर तीर आरेख से खुद से बना दें, ठीक है ना, तो हमें बेनिफिट भी हो जाता है, तो हमें रोस्टर रूप में लिखने में आसानी होती है। जैसे मैं इस क्वेश्चन में पूछ नहीं रखा है कि तीर आरेख करो, लेकिन मैं उसे तीर आरेख से देखो करूँगा तो ईजिली हमारा क्वेश्चन होगा। कैसे होगा, देखो देखो ये लिखा है इसमें कि पहला वाला ए से बी में संबंध है ना बच्चों, तो ये है ए, ठीक है। इसमें तीर आरेख से बनाओ ना, जिससे हमें देखो बहुत इजीली क्वेश्चन होगा ये ए से और ये बी में, ठीक है। बिना तीर आरेख के भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि तीर आरेख बनाना है, लेकिन एक तरीके से तुम्हें तीनों चीज़ें क्योंकि समझनी है, ठीक है, तो इससे तुम्हें तीर आरेख भी समझ में आ जाएगा, ठीक। ऐसा नहीं कि बिना तीर आरेख के नहीं होगा, हो जाएगा। अच्छा देखो ए में कौन कौन से, 1 2 3 और 5, ठीक है। बी में कौन कौन से, 4 6 और 9, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है या तीर आरेख में लिखना है, वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिलेशन होगा किस किस का। तो ध्यान से देखो, रिलेशन तब होगा, उनका रिलेशन होगा जब क्या होगा, वो हमेशा यहाँ से पता चलता है, जो भी समुच्चय निर्माण रूप या जो भी रूप दिया रहता है वहाँ से हमें पता चल जाता है कि किन के बीच में संबंध होगा। तो संबंध होगा x और y का अंतर विषम है, मतलब संबंध केवल उन्हीं संख्याओं के बीच में होगा जब क्या होगा, उनका अंतर क्या होगा, विषम। तो बच्चों तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस ले लेके देखना है, अंतर ले लेके देखना है, ठीक है। और जिनका अंतर विषम आएगा ना, तो उनके बीच में तुम्हें एरो लगा देना, मतलब उनके बीच में संबंध है। आया समझ में, ठीक है। तो संबंध x और y के बीच में बच्चों तभी संबंध होने वाला है अगर उनका अंतर विषम हो, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखा होता अंतर सम हो तब सम वाला अंतर देखते, अगर लिखा होता तो योग सम हो तो योग देखते, ठीक है ना। अगर लिखता है कि गुणा सम हो, गुणा विषम हो, तो वही चीज़ हम देखते जो यहाँ पे लिखा होता। तो अभी यहाँ पे केवल अंतर की बात की गई है और वो भी विषम की बात की गई। तो हम एक एक करके अंतर देखते जाएंगे। अब हम पहले देखेंगे 1 का अंतर 4 के साथ। देखो अंतर करना है, तुम्हें ज़्यादा इसमें प्लस माइनस के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, अंतर डिफरेंस देखना है, ठीक है। बड़ी संख्या से छोटी को घटा लो, ठीक है। 4 में से अंतर देखना खाली, ठीक है। तो 1 और 4 में कितने का अंतर है बच्चों, 3 का अंतर। तो 3 कैसी संख्या है, विषम है ना, इसका मतलब है 1 और 4 का संबंध है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इनका अंतर कैसा है, विषम है। इन्होंने कहा संबंध तभी होगा जब इनका अंतर कैसा आएगा, विषम आएगा। तो 1 और 4 का अंतर विषम है, ठीक है। फिर 1 का देखते हैं 6 के साथ। 1 और 6 का अंतर कितना आ रहा है बच्चों, 5। तो 5 भी कैसी संख्या है, विषम है। तो इसका मतलब है ये भी क्या हो जाएगा, 1 का 6 के साथ भी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 का 9 के साथ देखते हैं। 1 और 9 का अंतर बच्चों देखेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। लेकिन 8 विषम संख्या है नहीं, 8 तो सम संख्या है, इसका मतलब इनका संबंध नहीं है। इसका 2 का 4 के साथ देखेंगे, नहीं 2 आ रहा है क्योंकि अंतर। 2 का 6 के साथ देखेंगे तो अंतर 4 आ रहा है, 4 भी सम
सम संख्या है, विषम नहीं है। ठीक है, हमें तो विषम चाहिए। और 2 का 9 के साथ देखेंगे बच्चों, तो 2 का 9 के साथ जो आएगा डिफरेंस अंतर वो 7 आएगा, जबकि 7 कैसी होती है, विषम होती है। इसका मतलब ये होगा। नेक्स्ट 3 का 4 के साथ देखेंगे, 3 और 4 का अंतर कितना आ रहा है बच्चों, 1। ठीक है, तो 3 और 4 का अंतर 1 है, तो इसका मतलब ये विषम है। 3 और 6 का करेंगे तो ये 3 है, तो ये भी विषम हो गया। ठीक है, और 3 और 9 का करेंगे तो 9 में से 3 गया 6, जो कि सम आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है 5 का देखते हैं, तो 5 का 4 के साथ करेंगे बच्चों, तो ये भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। 5 का 6 के साथ करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, विषम आ रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट है 5 का 9 के साथ करेंगे तो सम आ रहा है। तो इससे तुम्हें पता चल गया ना अब किस का संबंध किसके साथ आया। ठीक है, तो अब इजीली तुम इसको रोस्टर रूप में भी यहाँ से देख के भी लिख सकते हो। ठीक है, और दूसरा ये बता दूं कि ज़रूरी नहीं है, ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया ताकि तुम तीर आरेख भी अगर तुम्हारे लिए बनाने के लिए आए तो उसको बना सको। ठीक है, तो मैं अपनी ओर से ये ऐड कर लिया। लेकिन अगर तुम डायरेक्ट अगर इसको रोस्टर रूप में लिखना चाहो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हालांकि यही पूछा हुआ खाली। ठीक है, कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए बस यही तो क्वेश्चन में पूछा गया कि आर को रोस्टर रूप में लिखना है तुम्हें। ठीक है ना, तो रोस्टर रूप में अगर हम लिखें आर बराबर, तो बच्चों कैसे लिखेंगे, 1 का 4 के साथ है, 1 का 6 के साथ, तो ऐसे लिखेंगे 1 4 1 6। ठीक है, ऐसे 2 का किसके साथ है, 2 का 9 के साथ है। ठीक है, तो अब अच्छा एक तो ऐसे लिख यहाँ से उतार के लिख लोगे। एक बच्चों अगर तुम इस चित्र को नहीं बनाना चाहते, इसको नहीं बनाना चाहते हो, तब तुम देख के ऐसे खुद से भी लिख सकते हो। पहले 1 का 4 से देखो, 1 और 4 में अंतर कितना है, 1 और 4 का अंतर कितना है, 3, तो तुम देखोगे विषम है तो लिख दो। फिर 1 और 6 का देखो, 5, अंतर विषम है, लिख दो। फिर 1 और 9 का देखो, नहीं है ना, तो 1 और 9 को मत लिखो। फिर 2 का 4 के साथ देखो, फिर 2 और 4 को नहीं है, अंतर विषम नहीं है, मत लिखो। फिर 2 का 6 के साथ देखो, नहीं है। फिर 2 को 9 के साथ, तो ऐसे भी तुम खुद बिना इसके भी कर सकते हो, ऐसे भी दिक्कत नहीं है। और इससे करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हमने ये बना लिया, तो हम यहीं से उतार लेते हैं, 1 4 1 6। ठीक है ना, फिर क्या है, नेक्स्ट क्या है, 2 9, तो नेक्स्ट हो जाएगा 2 2 9। इसके बाद नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ 3 4 3 6, 3 4 3 6। नेक्स्ट है 5 4 और 5 6। ठीक है, तो ये तो हम तो क्योंकि ये बना चुके थे पहले से ही, ठीक है ना, ढंग से, तो हम यहाँ से भी उतार के इसको लिख सकते हैं। हम तो हमने यहीं से उतार के इसको लिख लिया है, जो हमने यहाँ पे बनाए थे। तो हमने क्योंकि इसको कर लिया था तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं। 5 का किसके साथ किया था हमने, 4 के साथ नहीं, अब मैंने डबल लिख दिया, 5 का 4 के साथ किया था, 5 का 6 के साथ किया था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये आ गया। अगर अभी मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर इसमें मान लो पूछा होता तुमसे कि इसका प्रांत भी निकालो, ठीक है, तो प्रांत क्या करते हैं, फिर प्रांत क्या होता है इसका, हम कौन सा समुच्चय लेते हैं, समुच्चय 1 और 3, 1 और 3 ही कितने, सॉरी 1 2 और 3, 1 और 2 और 3 में ही तो एरो लगे हैं, तो 1 2 3 प्रांत में आ जाता है। और परिसर कहते हैं, तो इधर देखते हैं हम किस में एरो लगा, तो एरो 4 पे भी लगा है, ठीक है, 6 पे भी लगा, 9 पे भी लगा, तीनों पे ही लगा है, तो 4 6 9 सारे के सारे परिसर में आ जाते हैं। और प्रांत में केवल 1 2 3 आते नहीं, 5 पे भी लगा है, दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ से, 5 पे ये लगा है, सॉरी इस तरीके से लगा है। ठीक है, 5 पे भी लगा है, 1 2 3 5 सारे आएंगे। ठीक है, और उसको देखने का तरीका बच्चों एक दूसरा भी होता था प्रांत और परिसर का, जो इसके पहले वाले होते थे 1 2 3 5, 1 2 3 5 ये प्रांत हो गए, और परिसर वाले इसके दूसरे वाले होते थे। ठीक है ना, 4 6 9, ठीक है ना, तो 4 6 9 ये दूसरे वाले घटक। ठीक है ना, और प्रथम घटक प्रांत को बताते हैं, द्वितीय घटक परिसर को बताते हैं, जो कि सारे के सारे आ रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसा बच ही नहीं रहा है कि जिसमें एरो ना लग रहा हो। ठीक है, सब में एरो लग रहे हैं, तो इसका मतलब है क्या होगा, ये सारा का सारा प्रांत हो गया, ये सारा का सारा क्या हो गया, परिसर हो गया। और सह प्रांत भी बताया था ना, सह प्रांत किसे कहते हैं, सह प्रांत जो ये दूसरा वाला समुच्चय होता है, इसको पूरे को सह प्रांत कहते हैं, चाहे इसमें एरो लगे चाहे ना लगे। ठीक है, इस पूरे को सह प्रांत कहते हैं। ठीक है, पूछा तो केवल इसमें रोस्टर रूप किया था, लेकिन मैं तुम्हें सारे इसीलिए बताया ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए तुम इजीली कर लो। इसके बाद बच्चों हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 और 5 होमवर्क के लिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 करेंगे। 6 वैसे तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़ा सा लिखने का जो इसका तरीका है ना, मतलब
फॉर्मेट है वो थोड़ा अलग तरीके से लिखा गया है, तो इसमें तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को भी करा रहा हूँ। ठीक है बहुत आसान सही। 4, 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो लिखा है ना, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी आसान है। देखो लिखने का तरीका ये है कि यहाँ पे लिखा x और उसके बाद यहाँ पे y नहीं लिखा हुआ, x, y लिखते हैं ना, तो यहाँ पे तुम इसको इस तरीके से समझो, एक तरीके से कि वही समझो इसको कि x, y है, बस समझ लो कि y की वैल्यू कितनी है, x + 5 है। ये तो बल्कि उससे भी ज़्यादा आसान हो गया, जो पहले क्वेश्चन तुम पढ़ते थे ना, ये तो उससे भी आसान हो गया ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सीधा दे दिया कि पहला अवयव तो x है और दूसरा अवयव x से 5 ज़्यादा है, 5 प्लस करना है हमें। ठीक है, तो ये देखो और आसान हो गया। कैसे? इस वाले क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें इसका हल, तो इससे सबसे पहले इसका प्रांत और परिसर तो बाद में करेंगे, पहले इसे रोस्टर रूप में लिखते हैं, जिससे कि हम बहुत ईजिली रोस्टर रूप में जैसे इसको लिखेंगे। एक क्वेश्चन दरअसल इसी क्वेश्चन की तरह है आगे, जो तुम होमवर्क से करोगे, और उसमें प्रांत और परिसर नहीं पूछा होगा, उसमें रोस्टर रूप में पूछा होगा, तो इससे तुम्हें रोस्टर रूप भी क्लियर हो जाएगा, प्रांत और परिसर भी तुम ईजिली निकाल दोगे बच्चों। तो रोस्टर रूप में लिखते हैं इसको आर को। तो रोस्टर रूप में लिखने का तरीका बच्चों क्या है, एक्स की वैल्यूज़ तुम्हें देखनी है। एक्स की वैल्यू क्या क्या दे रखी, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो तुम्हें यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ रखती जाने हैं बस। ये तो बस यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखो और ये क्रमित युग में लिख दो। तो एक्स की वैल्यू 0 रखो तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0, और 0 + 5 कितना हो गया, 5। तो ये हो गया एक, देखो सिंपल। उसके बाद रखो 1 रखोगे तो 1 + 5 कितना हो गया, 6, तो 1, 6। ठीक है, फिर 2 रखोगे, एक्स की वैल्यू 2, तो 2 और 2 और 5 कितना हो गया, 7, तो 2 और 5 कितना हो गया, 7। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट रखोगे 3 रखोगे, एक्स की जगह पे कितना रखोगे, 3, और 3 + 5 कितना हो गया, 8, तो ये 8 हो गया। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे, 4 यहाँ पे रखो तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 कितना हो गया, 9। ठीक है, ऐसे ही एक्स की वैल्यू कितने रखोगे, 5, तो यहाँ पे 5 रखोगे तो 5 + 5 कितना हो गया, 10। ठीक है, तो तुम देखोगे इजीली ये क्वेश्चन हो गया ना। अभी क्वेश्चन नहीं हुआ, हालांकि ये पूछा तो प्रांत और परिसर है, लेकिन जब तुम रोस्टर रूप में लिख लेते हो तो तुम्हारे लिए कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है प्रांत और परिसर लिखना। इसके प्रथम घटक प्रांत होते हैं ना, तो लिख लो 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, और इसके बाद क्या है, 5। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। इसके बाद लिखना था परिसर। ठीक है, तो परिसर कितना हो जाएगा बच्चों इसका, ये दूसरा वाला घटक, तो ये देखते हैं 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन ये था। इस तरीके से इस टाइप वाले क्वेश्चंस ऐसे करने अगर ऐसे आते हैं तो बच्चों इसमें अब मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, प्रश्न नंबर 9। और इन 9 से पहले अब जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सारे होमवर्क के लिए। ठीक है, तो इसमें बच्चों क्या है, प्रश्न नंबर 9 में माना कि आर का मतलब है रिलेशन। ठीक है ना, आर मतलब रिलेशन, संबंध। जेड तुम जानते हो, जेड का मतलब क्या हो गया, कौन सी संख्याओं का समुच्चय होता है ये, पूर्णांक संख्याओं का ना, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है, तो तुम्हें याद होगा ये मैंने पहले चैप्टर में ये कराया था। जेड का मतलब होता है पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। आर का मतलब यहाँ पे, आर तो वैसे रियल नंबर मतलब प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भी होता है, तो आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय भी होता है, लेकिन यहाँ पे आर ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से मतलब नहीं है। यहाँ पे आर का मतलब है संबंध, रिलेशन। ठीक है, तो ये है आर, माना कि आर मतलब आर एक संबंध है, वो किस पे, जेड पर है। जेड पर मतलब जेड से जेड में है। ठीक है, जेड पर का क्या मतलब हुआ, जेड से और जेड में, ये मैंने तुम्हें बताया था ना। ठीक है, आर एक रिलेशन है जो जेड से जेड में। तो बच्चों इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके समझ लेते हैं। ये हो गया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये है जेड और ये है जेड। तुम्हें पता है ना जेड क्या होता है, जेड होता है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है ना, 0, ठीक है, -1, -2, -3, -4 से माइनस अनंत तक। ये समझाने के लिए खाली 1, 2, 3 से लेके अनंत तक। ठीक है, कर रहा हूँ इसे बनाने की, वैसे तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अगर
ये केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, वैसे भी इसका तीर आरेख बन भी नहीं पाएगा ढंग से, क्योंकि ये तो अनंत तक चल रहा है ना। ठीक है, जेड होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक पूर्णांक संख्याएं होती हैं ना ऐसे, और ये होती हैं। तो अब कुल मिला के बोला क्या गया कि संबंध ए बी संबंध किन किन के बीच में होगा, देखो ध्यान से, संबंध होगा ए और बी के बीच में संबंध होगा यदि क्या होगा, ए माइनस बी एक पूर्णांक है। ठीक है बच्चों, तो a माइनस बी क्या है, एक पूर्णांक है। तो संबंध तब होगा जब पूर्णांक होगा इनका अंतर a माइनस बी। ए और बी के बीच, फिर से समझ लो, a और b के बीच में संबंध तब होगा यदि a और b का अंतर क्या आएगा, पूर्णांक आएगा। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना कि विषम पूर्णांक, उनका अंतर विषम संख्या आ रही है। तो अभी अगर अंतर पूर्णांक आए तो खुद ध्यान देखो, पूर्णांक संख्या एक पूर्णांक संख्या है, तो ध्यान से देखोगे तुम, अगर पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या का अंतर बच्चों हमेशा लेंगे तो तुम देखोगे, जैसे मान लो 0 और 0 का अंतर देखो कितना है, 0, इसका मतलब संबंध है। 0 का 1 के साथ लो, फिर से पूर्णांक आया। 0 का 2 के साथ लो, अंतर 2 आया, पूर्णांक है। 0 का 3 के साथ लो। ऐसे बच्चों 1 का -1 के साथ लो, 0 आया, वो भी पूर्णांक है। -1 का -2 के साथ लो, 1 आया, वो भी पूर्णांक है। 2 का न किसी का भी बच्चों, किसी के साथ भी लो, किसी का भी, वो तो हमेशा पूर्णांक ही तो आएगा। ये डायग्राम बस खाली तुम्हें समझाने के लिए बताया गया है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। केवल मैंने तुम्हें ये समझाया कि किसी भी पूर्णांक का किसी भी पूर्णांक से अगर हम डिफरेंस ले रहे हैं तो वो पूर्णांक ही आ रहा है। इसका मतलब एरो सब में लगने वाला है, इधर भी सब में एरो लगेगा और इधर भी सब में एरो लगेगा, कोई नहीं छूटेगा। इसका मतलब अगर हम इसकी प्रांत की बात करें बच्चों, तो ये प्रांत पूरा का पूरा जेड प्रांत आएगा। ऐसे ही पूरा का पूरा जेड ही क्या आएगा, परिसर आएगा। उन्होंने यही तो पूछा, आर के प्रांत और परिसर निकालिए। प्रांत का मतलब है वो निकालिए जिन जिन पे इधर एरो लगेंगे, और परिसर वो निकालिए जिधर इन पे एरो लगेंगे। लेकिन एरो तो सभी में लगेंगे, सभी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि अगर एक पूर्णांक संख्या है, दूसरी भी पूर्णांक संख्या है, तो उनका अंतर भी हमेशा क्या आता है, पूर्णांक। तो इस बात को तुम यहाँ पे लिख भी सकते हो बच्चों, क्या इसके हल में लिख दोगे कि दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर सदैव पूर्णांक होता है, अतः z के प्रत्येक अवयव का संबंध z के प्रत्येक अवयव से, ये हमने लैंग्वेज में लिख दिया, प्रत्येक अवयव से होगा। ठीक है, तो ये अब हमने लिख दिया कि दो पूर्णांक संख्याओं का अंतर, क्योंकि सब हमेशा पूर्णांक ही आता है, हमें तो पूर्णांक चाहिए था ना, तो हम लिखेंगे z के, इसलिए हर एक अवयव का, z के हर एक अवयव से, मतलब पहला, ये पहला वाला z है, दूसरा वाला z है, तो z के प्रत्येक अवयव का संबंध z के प्रत्येक अवयव से होगा। ठीक है, तो इसलिए इसका प्रांत कितना आ जाएगा, इसलिए प्रांत कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा, क्योंकि सब में टिक लगा है इसलिए प्रांत कितना हो जाएगा, z, और परिसर भी कितना हो जाएगा बच्चों, परिसर भी ये पूरा का पूरा आ रहा है ना, तो इसका मतलब परिसर भी कितना हो जाएगा, z। तो अब बच्चों इसके जो भी क्वेश्चन है बाकी तुम घर से करोगे।